हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम करने वाले हैं आपकी बुक का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो थोड़े ही टाइम के बाद आपका फेवरेट वाला चैप्टर बनने वाला है। सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गति या मोशन। तो गति के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में जिसको आप कहते हो गति या मोशन, वो होता क्या है। ठीक है, तो गति का मतलब सिंपल सा है। ठीक है, गति आप किसको कहोगे कि सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि आप हैं, आप जो है ए पोजीशन पर खड़े थे, कहीं ए स्थान पर खड़े थे। आप चलते गए और कहाँ पर पहुँच गए, कोई दूसरे स्थान बी स्थान पर पहुँच गए। तो आपने यहाँ से यहाँ तक क्या की, आपने यहाँ से यहाँ तक क्या कर ली, गति कर ली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, गति को हम डिफाइन करेंगे, टेंशन मत लीजिए। दो तीन डायग्राम्स बनाते हैं, उन डायग्राम से ही हम गति की परिभाषा निकाल करके लेके आएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए कि कोई गाड़ी थी। ठीक है, बस बना लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब ये बस जो है वो किसी ए स्थान पर थी और धीरे धीरे क्योंकि बस तो रुकती हुई जाती है, तो बस जो है कहाँ पर पहुँच गई, किसी दूसरे स्थान बी स्थान पर पहुँच गई। तो ये है इसका बी स्थान। ठीक है, ए स्थान से चलते चलते कहाँ पहुँच गई, बी स्थान पर पहुँच गई। तो इसने यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या कर ली, इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करी, गति की, मोशन किया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि आप जो है कोई बैलून खरीदते हो। ठीक है, आप कोई बैलून खरीदते हो। ठीक है, जब आप छोटे थे तो आपको बैलून खरीदने का बहुत शौक था। ये बैलून है। ठीक है, मान लीजिए कि आप 2-3 बैलून खरीदते हो। एक क्यों, 2-3 खरीदो, है ना। इस तरह से आपने कई सारे जो है बैलून खरीदे, या फिर आपके आसपास कोई छोटा भाई बहन है, उसने कई सारे बैलून खरीदे। अब वो बैलून उसके हाथ में थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे उसने बैलून छोड़े तो बैलून जो है ऊपर चले गए। बैलून उड़ करके मान लीजिए कि आसमान में आपको दूर कहीं इस तरह से जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बैलून जो है दूर कहीं आसमान में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो बैलून उस बच्चे के हाथ में थे, मान लीजिए यहाँ से वो कहाँ पर चले गए, आसमान में चले गए। तो उन्होंने क्या की, यहाँ से यहाँ तक जाने में उन्होंने क्या कर दी, गति की। ठीक है, तो अब अगर आप इन सभी डायग्राम्स में से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर गति को आप परिभाषित करना चाहते हो तो यहाँ पर हो क्या रहा है, वस्तु किसी एक पोजीशन पर पहले होती है और कुछ टाइम के बाद जब वो दूसरी पोजीशन पर चली जाती है, तो इसी को आप क्या कहते हो, गति कहते हो। यानी कि गति का सिंपल मतलब है कि कोई वस्तु पहले इस स्थिति में थी, बाद में इस स्थिति में पहुंच गई। तो वस्तु की स्थिति में ही जब परिवर्तन होता है तो उसे आप क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि गति के अंदर एक चीज़ हमें पता चल गई कि वस्तु की किस में परिवर्तन आ रहा होगा, स्थिति में परिवर्तन। तो सिंपल सी बात है कि कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया तो वो क्या कर रही है, गति कर रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि आप यहाँ पर हो और चुटकी बजाई और बी पोजीशन पर पहुँच गए? ऐसा हो सकता है क्या कि बस जो थी किसी एक गांव में थी, चुटकी बजाई और दूसरी गांव में पहुँच गई? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि एक बैलून, 3-4 बैलून मान लीजिए, 3-4 बैलून किसी बच्चे के हाथ में थे, आपने पलक बंद की, पलक खोली, एकदम से चुटकी बजाई और ये बैलून आसमान में जो है आपको दिखाई देने लगे। ऐसा होता है क्या? तो ऐसा नहीं होता। आप कहेंगे कि ये जो घटनाएं हैं उनको होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना, चाहे वो सेकंड्स का टाइम लगे, चाहे वो मिनट का टाइम लगे, चाहे वो घंटों में समय लगे, लेकिन कुछ समय तो लगेगा ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो आप जो है बस से जाते हैं, या फिर अगर आप पैदल चल करके जा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी कंडीशन ले लीजिए। ठीक है, आप घर से स्कूल जा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि चुटकी बजाई और आप जो है घर से गायब और स्कूल में प्रकट हो गए? या फिर ऐसा कभी हुआ है कि स्कूल से गायब और घर में प्रकट हो गए? ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं। हमें एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, यानी कि अगर कभी भी गति होगी तो वहाँ पर समय जरूर लगेगा। तो आप गति को अगर परिभाषित करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा कि स्थिति में परिवर्तन तो होता है, लेकिन एक बात और क्या ऐड करनी पड़ेगी, कौन सी, कि स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, चुटकी बजाते ही परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं, या फिर इंग्लिश में देखा जाए तो मोशन कहते हैं। कि बस थोड़े टाइम के बाद यहाँ पहुँच गई, बस थोड़े टाइम के बाद यहाँ पहुँच गई तो क्या हो गया, समय के साथ उसकी जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो होपफुली गति की परिभाषा आप कभी नहीं भूलोगे, ये डायग्राम आपको बनाने हैं और साथ के साथ याद रखना है, चाहे परिवर्तन कैसा भी हो, स्थिति में परिवर्तन कैसा भी हो, गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं, गुब्बारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आदमी चल करके जा रहा है, आदमी घूम रहा है, हम अपना हाथ घुमा रहे हैं, चाहे कैसी भी स्थिति में परिवर्तन हो, वो क्या कहलाएगा, गति कहलाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि गति क्या होती है, लेकिन ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम बेसिकली जिस गति के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है सरल रेखीय गति। कौन सी गति, अगर बेसिकली देखा जाए तो गति बहुत सारे प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कि हम सीधे सीधे भी चल सकते हैं, हम गोल गोल भी चल सकते हैं। इसी के अलावा पेंडुलम आपने देखा होगा, घड़ी वाला, वो कैसे चलता है, एक बार इधर फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, ये भी एक गति हो जाती है। इसी तरह से आप देखोगे कि जब आपने रबड़ बैंड को इस तरह से खींच करके आपने रखा होगा, और अगर आपका दोस्त इस तरह से रबड़ बैंड को हिला करके छोड़ दे तो आप देखेंगे वो बीच में कई बार जो है कंपन करता है और आपको एक ध्वनि जो है सुनाई देती है, धुन, इस तरह से जो है एक ध्वनि सुनाई देती है आपको, ठीक है। और तब भी वो क्या कर रहे हैं, रबड़ भी अपनी जगह पर हिल रहे, उसको कहते हैं कंपन गति, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी गतियां होती हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें केवल और केवल पढ़नी है सरल रेखीय गति के बारे में, क्योंकि अब हम सिर्फ गति ही नहीं, गति के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि गति को कैसे मापा जाता है, कैसे क्या चाल होती है, क्या त्वरण होता है, स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। आप कहते हो ना एक्सेलरेटर, बाइक का एक्सेलरेटर होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको समझना है कि ये जो एक्सेलरेटर शब्द है, जो त्वरक है या जो त्वरण है या जो चाल है, स्पीड है, वेग है, ये क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सी चीज़ लेते हैं, सिंपल गति लेंगे, सीधी वाली गति, ठीक है। सो सबसे पहले हमें समझना है कि सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, फिर इसी गति को लेकर के हम गति के बारे में सब कुछ जानेंगे, ठीक है। चलिए, सरल रेखीय गति का मतलब होता है सीधी रेखा में की गई गति, सीधी रेखा में की गई गति। जैसे मान लीजिए वही एग्जाम्पल वापिस से ले रहे हैं, वही एग्जाम्पल वापिस से ले रहे हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर थे, ठीक है, आप यहाँ पर थे और आपकी गली में कोई खिलौने बेचने वाला आ गया, ठीक है। आप अपने घर से निकले, ये है आपका घर, और भागे भागे गए सीधे 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 सीधे, ठीक है। आपकी सड़क पर है, आपकी गली में है, तो आप सीधे सीधे जाओगे, सीधे सीधे गए उस खिलौने वाले के पास, सीधे सीधे गए उस खिलौने वाले के पास, जिसके पास एक इस तरह से आपने देखा होगा कि खिलौने वाले अक्सर इस तरह के जो है खिलौने लेकर के, उस पर बहुत सारे खिलौने लटके होते हैं, तो इस तरह से वो लेकर के खड़ा था, आप सीधे सीधे उसके पास गए, तो आपकी जो गति थी वो सीधी रेखा में गति हुई, ठीक है। सो ये जो गति है वो सरल रेखीय गति है, यानी कि अगर सीधी रेखा में गति होती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो एक क्वेश्चन रहता है नॉर्मली बच्चों से, और बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो मेरा भी फेवरेट है और आपका भी फेवरेट बनने वाला है, ठीक है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं कि मान लीजिए एक शराबी है, मान लीजिए एक शराबी है, शराब में धुत है, ठीक है। मान लीजिए कि एक शराबी है, शराब की बोतल है, आधी पीली है और आधी उसके जो है बोतल में पड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि वैसे तो शराब पीना बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। और यही शराब ने इसके तंत्रिका तंत्र पर बुरा प्रभाव डाला, ये पागल सा हो गया। शराब पीने के बाद आपको पता ही है कि व्यक्ति जो है वो आधा पागल हो जाता है ना। चलिए, अब जो है इसने क्या किया, ये चल पड़ा यहाँ से अपने घर की तरफ। सबसे पहले ये इस तरफ चला, इस तरफ चला तो उसको सड़क पर इस तरह से मोड़ दिखाई दिया, वो इधर मुड़ गया, ठीक है।
फिर उसको शायद ऐसा लगा कि इधर जा रहा है तो इधर चल पड़ा, क्योंकि एक ही रास्ता था। फिर रास्ते दो जाते थे, एक उधर जाता था एक नीचे जाता था, यानी नीचे मतलब इधर, ठीक है। तो वो इस रास्ते पर चल दिया और फिर उसके बाद जो है दो रास्ते, हालांकि उसका जो घर है वो यहाँ पर था, यहाँ पर रोड जाना था, लेकिन एक सड़क ऐसे जा रही थी, ठीक है। सो उसे यहाँ पर पता नहीं चला, यहाँ पर आकर के वो कंफ्यूज हो गया कि घर इधर है या इधर। अब वो इधर चल पड़ा, इधर चल पड़ा तो वापस से वो वहीं पर आ गया, वापस से वहीं पर आ गया जहाँ से वो चला था, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी जो गति थी यहाँ से लेकर के यहाँ से, और यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और वापस यहीं पहुँच गया, या फिर मान लीजिए कि वापस यहाँ नहीं पहुँचा, वापस यहाँ नहीं पहुँचा, यहाँ पर आकर के उसको पता लग गया कि शायद मैं गलत जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाकर के अगर वो रुक गया, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसने जो गति की वो सरल रेखा की या नहीं, इसकी जो गति है वो सरल रेखा है या नहीं, उसने सीधी गति की है कि नहीं की, तो कई बार आप कहेंगे हाँ, कई बार कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ना। तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि जब इस शराबी से पूछा गया कि बताओ जी आपने सरल रेखा गति की या नहीं, तो इसने कहा बताओ कौन सा पॉइंट है जहां पर मैं सीधी रेखा में नहीं चला। तो वास्तव में देखो बेचारा सही कह रहा है कि जब यहाँ से चला, चाहे किधर भी चला, चला तो सीधी रेखा में ना, फिर उसके बाद मुड़ा, लेकिन जब चला तब तो सीधी रेखा में चला। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आके भी जब चला, चाहे इधर चला, लेकिन चला तो सीधी रेखा में ही, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वृत्तीय गति तो तब होती जब वो इस तरह के गोल रास्ते पर चलता, गोल तो नहीं चला, जितना चला बेचारा वो तो सीधी रास्ते में चला ना। यानी कि ये भी हमारी क्या है, एक सरल रेखीय गति है। यानी मोड़, अगर वो मुड़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सरल रेखीय गति नहीं कहोगे, कहने का मतलब है कि जब चले तब वो सीधा चले। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो सरल रेखीय गति का मतलब तो आप समझ चुके हो कि सीधी रेखा में की जाने वाली गति सरल रेखीय गति कहलाती है, ठीक है। लेकिन अब इस शराबी का क्या भरोसा, अभी शराबी का क्या भरोसा। पहले तो बहुत ही आराम आराम से जा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ आया उसको सामने से आती हुई दिखी पुलिस। कौन आता हुआ दिखा, पुलिस आती हुई दिखी। तो ये यहाँ से दौड़ा, यहाँ से दौड़ा, वापस किधर दौड़ा, पहले तो इधर दौड़ा क्योंकि इधर सड़क थी, इधर से जब आती हुई पुलिस दिखी दूर से तो पहले इधर दौड़ा और फिर इधर दौड़ा। यहाँ पर तो वो देखिएगा रेड कलर से बनाते हैं, देखिए, क्योंकि आपको स्टोरी से मैंने समझाने की कोशिश की है। इधर जो है दौड़ पड़ा और पूरी क्या दौड़ा, स्पीड से दौड़ा, पूरी क्या दौड़ा, स्पीड से दौड़ा। पहले वो आराम से आ रहा था, यहाँ पर वो आराम से आ रहा था और यहाँ पर वो तेज गति से दौड़ा जो रेड कलर से है। पुलिस सीधी चल गई, बेचारा यूं ही भाग रहा था। जब उसको पता चला कि पुलिस इसके पीछे नहीं थे तो यहाँ पर आकर उसने कहा कि ऐसे ही बिना मतलब के ही भाग रहा था। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो गति होती है, सरल रेखीय गति हो चाहे कोई भी गति हो, गति दो प्रकार की होती है, ठीक है। सरल रेखीय गति या फिर कोई भी गति हो, तो यहाँ पर गति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। गति जो है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली जो है वो है एक समान गति, एक समान गति, और दूसरी जो है वो है असमान गति, असमान गति। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि जब इस शराबी की बात की जाए तो ये कभी तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और कभी बहुत फास्ट चल रहा है। तो क्या इसकी अगर स्पीड देखी जाए, चलने की दर अगर देखी जाए, तो क्या ये सेम ही स्पीड से चल रहा है? तो आप कहोगे सेम स्पीड से तो नहीं चल रहा। तो ऐसी जो गति होती है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं असमान गति। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और घड़ी का पेंडुलम अगर आप देखोगे तो वो जितनी देर में इधर जाता है उतनी ही देर में इधर जाता है, वापस जितनी देर में इधर जाता है वापस उतनी ही देर में इधर जाता है। तो एक चक्कर में जितनी स्पीड से वो इधर गया उतनी ही स्पीड से इधर जाएगा। यानी कि उसकी जो स्पीड है, उसकी गति करने की जो दर है वो सेम ही रहेगी। और जब वो सेम ही रहती है तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इसको परिभाषित हम ये करेंगे कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो पहले 5 मिनट अगर देखा जाए, पहले 5 मिनट जब ये स्लो चला, तब उसने मान लीजिए कि पूरा रास्ता जो है मान लीजिए 5 मिनट में तय किया, 5 मिनट में इतना रास्ता तय किया, ठीक है। और जब वो स्पीड में दौड़ा तो यहाँ से यहाँ तक का रास्ता मान लीजिए कि ये दूरी सेम ही है, मान लीजिए कि ये भी क्या है, ये भी मान लीजिए 1 किलोमीटर है और ये रेड कलर वाली भी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर पहले चला था, 1 किलोमीटर बाद में चला। पहले वाला आराम से चला इसलिए 5 मिनट लग गए और दूसरे वाला बहुत तेजी से लगा इसलिए 2 मिनट ही लगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो यहाँ पर देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति समान दूरी अलग अलग समय में तय करे, या फिर एक और परिभाषा आप इसकी देख सकते हो कि मान लीजिए हम ये कह दें कि जब वस्तुओं के द्वारा समान अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है, समान समय अंतराल अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर इसको 2 मिनट देते तो ये कम दूरी तय करता। अगर इसको, अच्छा इसको छोड़िए, आप एक चीज़ और समझिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, इसकी परिभाषा जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। मान लीजिए कि 100 मीटर की दौड़ चल रही थी, एक तो आप थे और एक आपका जो है आपका दोस्त था, ठीक है। अब आपको जो है आपको फिक्स टाइम दे दिया गया था, 100 मीटर छोड़िए सीधा ही करते हैं कि आपको कहा गया कि 2 मिनट है, 2 मिनट में जो सबसे ज़्यादा दूरी पर जाएगा उसको प्राइज दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि आप बहुत तेज धावक हैं, आप बहुत स्पीड से दौड़ते हैं, तो आप तो यहाँ से चले और यहाँ पहुँच गए 2 मिनट के अंदर, लेकिन आपका जो दोस्त है वो यहाँ से चला लेकिन 2 मिनट में यहाँ ही पहुँच पाया। तो अगर हम कहें कि ये समान, अगर इनको समय अंतराल दिया गया तो वो एक ही यानी कि एक समान दूरी तय किया अलग अलग, तो आप कह देंगे अलग अलग दूरी तय की। इसने तो ज़्यादा कर दी और इसने कम कर दी, तो आप कह देंगे कि ये दोनों जो है, दोनों की गति जो है वो कौन सी है, असमान गति है। यानी कि ये तो 2 की बात हो गई, 1 की बात कर लें या 2 की बात कर लें, कुछ भी कर लें। आप यहाँ पे कहिए कि जब हमने समान समय अंतराल दिया था तो भी अगर तुमने असमान दूरी तय की तो तुम्हारी गति कौन सी हो गई, असमान गति हो गई। यानी समय अंतराल तो सेम था ना, जब समय अंतराल समान हो लेकिन तय की गई दूरी अगर अलग है तो वो वाली गति कौन सी हो जाएगी, असमान गति हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर वो समान समय अंतराल में अगर वो समान दूरी तय करता है तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान दूरी कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मान लीजिए कि आप बाइक से कहीं से एक स्थान से चलते हैं, ठीक है, किसी के साथ, आपके पिताजी के साथ चलते हैं। मान लीजिए एक शहर से आपने दूसरे शहर तक, रोड साफ थी तो आपने 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल लिए, ठीक है। और दूसरे जब गांव से अगले 1 घंटे के लिए चले तब थोड़ी सी रोड खराब थी तो आप 40 किलोमीटर ही चल पाए, ठीक है। सो पहले 1 घंटे में और दूसरे 1 घंटे में समय तो एक जैसा ही है, ठीक है, लेकिन आपने दूरी अलग अलग तय की, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो गति थी वो एक जैसी नहीं थी, कभी बहुत तेज थी, कभी बहुत धीमे थी। तो ये जो गति है वो क्या होगी, असमान गति होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप पहले 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर चले, दूसरे में भी आप 60 किलोमीटर चले, तब आपकी जो गति है वो क्या हो जाती, एक समान गति। तो आपको एक समान गति और असमान गति में फर्क तो पता चल गया, ठीक है। लेकिन हमें अगर पता लगाना है कि एक समान चला या असमान चला, ठीक है, एक समान चला या असमान चला, इसके लिए हम एक चीज़ का उपयोग करते हैं जिसको कहते हैं गति की दर, जिससे हमें पता चलता है कि गति समान है या असमान है, ठीक है। और उस दर को कहते हैं चाल, जिसको आप स्पीड भी कहते हो। अगर स्पीड सेम रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, एक समान गति।
अगर स्पीड चेंज होगी, चाल चेंज होगी, तो वो क्या हो जाएगी, असमान गति। यानी कि अगर पता लगाना है एक समान है या असमान है, तो आप क्या करो, उसकी गति का पता कर लो, सॉरी उसकी चाल का पता कर लो, उसकी स्पीड का पता कर लो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ये स्पीड, ये चाल जो है वो होती क्या है। ठीक है, ये स्पीड या ये जो चाल है ये होती क्या है। लेकिन चाल को मापने से पहले आपको दो शब्दों को डिफाइन करना पड़ेगा कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन अगर आपने समझ लिया तो आपको ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगले जो है ये जो अगला टॉपिक आ रहा है उसमें आप अपने कान दिमाग खोल के सुनिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आगे वाला सब समझ आएगा। ठीक है, अगर दूरी और विस्थापन समझ आ गया, बिल्कुल आसान है, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। वो टेंशन मत लीजिए कि समझ नहीं आएगा, बस आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि ये है आपका घर। ठीक है, आपका घर काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन खैर हम थोड़ा सा छोटा घर बना रहे हैं। ठीक है, ये है आपका घर, बचपन में इस तरह से बनाया करते थे, है ना, फेवरेट वाला। चलिए, ये है आपका घर, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ चले गए, मार्केट। मार्केट को हम एम से दिखाते हैं। आप मार्केट चले गए और मार्केट था हमारा मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर। ठीक है, मार्केट से आप अपने दोस्त के घर चले गए। दोस्त का जो है नाम मान लीजिए आर से शुरू होता है, तो हम आर लिख लेते हैं। ठीक है, दोस्त के घर चले गए। दोस्त के घर जाने के बाद आपको याद आया, अब आपको याद आया कि अब आपको अपने पिताजी, जहाँ पर भी आपके पिताजी काम करते हैं वहाँ पर जाना है। ठीक है, पिताजी का मान लीजिए कि ऑफिस यहाँ पर था, P4 पिताजी। ठीक है, पापा। अब पापा के पास आ गए आप, मार्केट से दोस्त के पास गए थे आप 4 किलोमीटर दूर, वापिस आ गए मान लीजिए 5 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मान लीजिए, अगर इस तरह से, अगर क्योंकि यहाँ पर जो है दूरी का मापन सही से नहीं हो पाएगा, हम इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए पहले इधर गए और फिर इधर आ गए। ठीक है, पहले इधर गए और फिर इधर आ गए। पहले 1 किलोमीटर यहाँ पर चले और फिर 4 किलोमीटर यहाँ पर चले। यहाँ पर आपके जो है पिताजी का ऑफिस है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया कि आप जो है पिताजी के ऑफिस से, पिताजी आपको कहाँ पर ले गए, पेट्रोल पंप पर ले गए। ठीक है, पेट्रोल पंप पर ले गए, या फिर मान लीजिए कि आइसक्रीम खिलाने आपको ले गए। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ठीक है, आइसक्रीम खिलाने आपको पिताजी ले गए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप खड़े हैं और आइसक्रीम कितना है, ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन इस आइसक्रीम पार्लर से आपके घर की दूरी कितनी है, ये और ये सेम रहेगी ना, तो ये मान लीजिए ये दूरी है 1 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आइसक्रीम पार्लर पर अब आइसक्रीम खा रहे हो, क्या खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, मैं आपसे पूछूं कि आप घर से कितनी दूरी तय करके आइसक्रीम पार्लर के पास आए हो, तो आप क्या कहोगे, कितनी दूरी तय की, एक्चुअल में बताना कितनी दूरी तय की। तो सबसे पहले आप 2 किलोमीटर चले, सबसे पहले आपने 2 किलोमीटर तय की। फिर आप कहाँ पहुँचे, मार्केट। मार्केट से आप दोस्त के पास कितनी दूरी तय की, 4 किलोमीटर। दोस्त से यूँ मुड़े 1 किलोमीटर और यूँ मुड़े 4 किलोमीटर। पापा के पास आ गए, कितनी दूरी तय की, 5 किलोमीटर। किलोमीटर बाद में लगा देंगे। उसके बाद पापा के ऑफिस से आइसक्रीम पार्लर तक कितनी दूरी तय की, 2। तो घर से आइसक्रीम पार्लर तक आते आते जो आपका अंतिम बिंदु था आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर पर आप अंतिम रूप से एक बार रुके हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि टोटल दूरी कितनी होगी, तो आप कह देंगे 6, 5, 11, 11 और 2 13 किलोमीटर। तो आपने कितनी दूरी की, तय 13 किलोमीटर। अब अगर आप फ़ोन करते हो अपने दोस्त को या किसी को भी फ़ोन करते हो, मान लीजिए मामा जी का फ़ोन आ गया, आपके मामा जी का फ़ोन आ गया और मामा जी ने कहा कि बताओ मैं आपके घर पे हूँ, बताओ आप घर से कितनी दूरी पर हो, बताओ आप घर से कितनी दूरी पर हो। तो सच बताना, आप क्या करोगे, आप 13 किलोमीटर बताओगे और कहोगे कि इस आइसक्रीम पार्लर में हूँ, तो आपके मामा जी मान जाएंगे क्या, नहीं मानेंगे। वो कहेंगे 13 किलोमीटर दूर कहाँ है, तो 1 किलोमीटर ही दूर है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो टोटल है ये तो है आपकी तय की गई दूरी, ये तो क्या है, तय दूरी है। और ये जो है
ये है आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, जिसको साइंस की भाषा में शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया मतलब कि जितनी दूरी आपने चल के तय की है, सचमुच में जितनी तय की है, कौन जाने जो है दूसरा कोई आपको हो सकता है कि दूसरे को ना पता हो कि आप इतना घूम कर गए, लेकिन आप एक्चुअल में तो घूम करके गए हैं ना। तो ये तो हुई आपकी तय दूरी, ठीक है, जितना आपने एक्चुअल में चला। लेकिन ये था आपका प्रारंभिक बिंदु, जहां से आपने चलना शुरू किया था, प्रारंभिक बिंदु। और ये हो गया आपका अंतिम बिंदु, जहां पर आकर के आप रुक गए हो। ठीक है, सो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, उसे तो हम क्या कहते हैं? विस्थापन। सो अगर विस्थापन को हमें डिफाइन करना हो तो सिंपल सी बात आपको बतानी है कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है, उसे आप क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में हमें ना केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी पता चलती है, साथ के साथ दिशा भी पता चलती है कि ये जो दूरी है वो किस दिशा में है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि विस्थापन का मतलब क्या है? पहले तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो हमें, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है? विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी जो है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और सिंपल दूरी का मतलब आप समझते ही हो, ठीक है। अब अगर हमारे से यहाँ पर दो शब्द पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है कि चाल क्या होता है और एक होता है वेग क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमें किसके बारे में पढ़ना था? गति के बारे में। और गति समान है या असमान, ये कैसे पता चलेगा? चाल से पता चलेगा। तो एक तो होता है चाल या स्पीड, दूसरा होता है वेग। तो हमें ये समझना है कि जो चाल कहते हैं हम, चाल या फिर हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। और एक और शब्द यूज किया जाता है, वेग, जिसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इन दोनों में आप फर्क समझिएगा कि चाल तो क्या कहलाती है? चाल तो कहलाती है कि किसी वस्तु ने इकाई समय में कितनी दूरी तय की। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसको अच्छे से समझना है आपने तो ध्यान से सुनिएगा कि चाल हमें क्या बताती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में यानी कि 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, एक लेना है बस, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा इकाई का मतलब एक होता है, इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है, ध्यान से सुनिएगा, दूरी, ठीक है। तय की गई दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ये चीज आपको समझ में आ गया? यानी कि उसने जितनी दूरी तय की वो तो क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं विस्थापन की। जब कोई वस्तु विस्थापन तय करेगी, यानी कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में यहाँ तक सेम, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सिंपल अगर हमने दूरी पूछ ली तो वो क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। कि यानी कि आपने कितने समय में कितनी दूरी तय कर ली, कितना चल दिए आप, ये कैसे पता चलेगा? दूरी से। और कितना चले और कितने समय में चले वो कैसे पता चलेगा? चाल से। ये चीज आपको समझ में आ गई। और वेग का मतलब होता है कि कितने समय में आपने कितना विस्थापन कर लिया, कि एक्चुअल में जहां से चले थे और जहां पर पहुंचे उनके बीच का जो होता है उसको विस्थापन कहते हैं। तो कितना विस्थापन हुआ उससे हम किस में कहते हैं? वेग में। ये चीज आपको समझ में आ गई।
चाल में जो है हमें केवल और केवल, चाल के अंदर हमें केवल और केवल किसी वस्तु की चाल का ही पता चलता है, यानी कि केवल और केवल हमें अंकगणितीय मान का पता चलता है, अंकीय मान का पता चलता है। किसका पता चलता है? अंकीय मान का पता चलता है कि वो जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है जा रहा है या स्पीड से जा रहा है। लेकिन वेग के अंदर हमें अंकीय मान तो मिलता ही मिलता है, अंकीय मान तो मिलता ही है, इसी के साथ साथ क्या मिलता है? एक और चीज मिलती है, दिशा। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये जो है इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या प्रति घंटा की वेग से इस दिशा में जा रहा है। जब हमें दिशा बता दी गई तो वहां पर क्या करेंगे? वेग शब्द यूज करेंगे। और जहां पर हमें दिशा नहीं बताया, सीधा स्पीड बताया, तो उससे हम क्या कहेंगे? चाल या स्पीड कहेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है। सो चाल को कभी भी आपने परिभाषित करना है तो आप क्या कह दोगे कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है वो तो चाल कहलाती है, और इकाई समय में जो तय विस्थापन होता है वो वेग कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पर है दूरी, यहाँ पर है विस्थापन। जब दूरी इकाई समय में तय करेगा तो वो चाल, और विस्थापन तय करेगा तो वो वेलोसिटी या वेग होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर हमसे पूछ ले कि औसत चाल कैसे निकाली जाती है, औसत चाल, तो औसत चाल निकालने का सिंपल सा मेथड है कि हमें क्या चाहिए? इकाई समय में चाहिए। तो आपको क्या करना है कि ऊपर तो लिख देंगे कुल तय की गई दूरी, और उसे विभाजित कर देंगे कुल समय से, कुल लगा समय। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो अगर आपको औसत चाल दे दे कि एक व्यक्ति जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट चला, बी से सी चला, सी से डी चला, ठीक है, और अलग अलग चाल से चला, और आपको कह दिया औसत निकालो, सबका औसत, कि टोटल बताओ। जैसे सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि आप एक शहर है ए, दूसरा शहर है बी, ए शहर से बी शहर की तरफ आप चल दिए, ठीक है। अब रास्ते में कहीं गड्ढे भी आएंगे, कोई रास्ते में कोई जो सड़क है वो खराब भी आएगी, कोई 1 किलोमीटर ऐसा होगा जब आप बहुत स्पीड से चलेंगे, कोई 1 किलोमीटर ऐसा होगा जिसमें आप थोड़ा धीमे धीमे भी चलेंगे, कभी ब्रेक भी मारेंगे, कभी आप फुल स्पीड भी चलेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं बताना, हमें टोटल बताना है कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट एक मान बता दो कि लगभग इस स्पीड से आए, और ये जो स्पीड होती है इसको क्या बोला जाता है? औसत चाल। यानी कि हम औसत ही तो बताते हैं ना, कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप ए शहर से बी शहर में आए हो, बीच में आपने कई बार ब्रेक भी मारे, बीच में आपने कई बार मोड़ में मुड़े, तो आपने स्पीड स्लो भी की होगी, लेकिन आपसे वो नहीं पूछा जाता। कहीं आप बताने लग जाओ कि मैं उस मोड़ पर 40 की स्पीड से चला, फिर मैंने 60 की स्पीड से चलाई, फिर एक और मोड़ आया, फिर मैं 40 की स्पीड से मैंने बाइक चलाई, ऐसा नहीं बताते ना। हम क्या कहते हैं कि लगभग जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं आया हूँ, तो लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैं आया हूँ, ऐसे ही तो जवाब देते हैं ना। तो उसमें क्या करते हैं हम कि टोटल कितनी दूरी तय कर ली और टोटल कितना टाइम लगा, उन दोनों को विभाजित कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी औसत चाल हो जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब कहेंगे कि औसत वेग अगर निकालना है तो क्या किया जाए? औसत वेग निकालना है तो आप क्या करो? सिंपल सी बात है, वेग में जहां दूरी है वहां पर क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो जहां पर दूरी है वहां पर आप विस्थापन लगा दीजिए, तो औसत वेग हो जाएगा कुल तय विस्थापन बटा में क्या हो जाएगा? कुल लगा समय। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, कुल तय विस्थापन बटा में कुल लगा समय, तो ये हो जाएगा औसत वेग का फॉर्मूला। ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, कि औसत चाल वेग, औसत वेग, सब के बारे में हम जान लिया। अब हम चलते हैं इन्हीं पर कोई जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या होता है कि जिनमें अंकों की सहायता से हमें कुछ सवाल दिए गए होते हैं, ठीक है, विज्ञान में, उनको न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे, हमें दूरी दी गई होगी, समय दिया गया होगा, औसत चाल निकालनी है, तो ऐसे कुछ इजी एकदम आसान से सवाल है, फटाफट से उनको करते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि चाल और वेग में क्या अंतर है। अब हम समझेंगे कि चाल और वेग का अगर मात्रक देखा जाए
मात्रक देखा जाए तो इनमें क्या फ़र्क होता है? तो सिंपल सी बात है कि चाल के अंदर अगर देखा जाए, चाल का औसत चाल को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि और कहीं हमने कोई फॉर्मूला बनाया नहीं है, ठीक है, सिर्फ औसत चाल के लिए और औसत वेग के लिए हमने अब तक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। सो इनके फॉर्मूलाज को देखना, इसको भी मिटा देते हैं वेग के लिए भी, ठीक है, सिर्फ औसत वेग और औसत चाल की हमारा जो है फॉर्मूला आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि सिंपल से अगर बात की जाए तो दूरी आप किस में मापते हो? दूरी, जो भी दूरी होती है आपकी, वो आप किस में मापते हो? या तो आप मापोगे किलोमीटर में या फिर आप मापोगे मीटर में, ठीक है। दो ही तो ऑप्शन आपके, या तो किलोमीटर में मापोगे या फिर मीटर में मापोगे, ठीक है, या फिर मील इत्यादि होता है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन जो आता है वो किलोमीटर या मीटर में होता है, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो किलोमीटर में ही आता है, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी दूरियों की बात करते हैं। यहाँ पर बाइक से जाएंगे तो किलोमीटर में दूरियां मापेंगे ना, मीटर में कैसे मापेंगे, ठीक है। चलिए, हो सकता है मीटर में भी माप लें, इसलिए मीटर लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है समय। समय किस में मापते हैं? समय या तो हम किस में मापेंगे, सेकंड में मापेंगे, या फिर हम किस में मापेंगे, हिंदी में लिखते हैं चलिए, या फिर हम मिनट में मापेंगे, या फिर हम आर यानी कि घंटे में मापेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सो आपका चाल का जो मात्रक होगा, चाल का मात्रक क्या हो सकता है? ऊपर तो किलोमीटर या मीटर होगा, और नीचे क्या होगा? या तो सेकंड होगा या मिनट होगा या घंटा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, या तो घंटा होगा या मिनट होगा या सेकंड होगा, ठीक है। सो बेसिकली ज़्यादातर जो यूनिट यूज़ की जाती है वो कौन सी यूज़ की जाती है? वो यूज़ की जाती है मीटर प्रति सेकेंड। कौन सी यूज़ की जाती है? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। कि दूरी जो है आप किस में तय करते हो? मीटर में तय करते हो, और बटा में समय किस में जो है आप यूज़ करते हो? सेकंड में यूज़ करते हो। तो ज़्यादातर जब आप सवाल करते हो तो आप किस में यूज़ करते हो? मीटर। सेकंड जब बटा में आता है तो उसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है? सेकंड इनवर्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। क्या लिख सकते हो? मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। मीटर बटा सेकंड लिख दो, मीटर प्रति सेकंड लिख दो, मीटर पर सेकंड लिख दो, मीटर सेकंड -1 पावर लगा के लिख दो, कैसे भी लिख दो। मतलब यही है कि जो चाल है वो किस में मापेंगे? मीटर प्रति सेकंड में मापेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसमें हो, और कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है किलोमीटर ले लें और टाइम मिनट में ले लें, टाइम घंटे में ले लें। जैसे मान लीजिए जो हमारी बाइक पर चलते हैं या हम गाड़ियों पर चलते हैं तो उस समय में जो स्पीड मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? किलोमीटर में, क्योंकि लंबी दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, ठीक है। सो उस समय पर हम दूरी किस में मापेंगे? किलोमीटर में, यानी कि ऊपर तो आएगा किलोमीटर, और नीचे टाइम किस में मापते हैं? घंटे में मापते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा। तो इसको हम मापते हैं क्या? घंटे में, ठीक है। और घंटे को क्या कहते हैं? आवर्स, इसलिए इसको स्मॉल h से शो करते हैं, ठीक है। और किलोमीटर को बेसिकली इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। सो किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया, ठीक है। सो इसकी मात्रा क्या हो जाएगा? किलोमीटर बटे घंटा लिख दो, या आप लिख दो किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर आप लिख दो किलोमीटर घंटा इनवर्स, कैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो आपको पता चल गया कि जो आपका चाल है ऊपर तो आएगा दूरी का मात्रक और नीचे आएगा समय का मात्रक। दूरी का मात्रक मीटर या किलोमीटर में होता है, और समय का मात्रक आपका सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, ठीक है। सो ऊपर तो आप इन दोनों में से कोई एक रखोगे और नीचे इन तीनों में से कोई एक रखते हो। समझ में आ गया। ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो मीटर के साथ सेकेंड यूज करते हैं और किलोमीटर के साथ घंटा यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये तो हो गई चाल की बात। लेकिन अगर बात की जाए वेग की, तो वेग में कौन सा कोई बदलाव आने वाला है? जब आप विस्थापन मापोगे, विस्थापन भी तो क्या है? एक दूरी ही तो है ना, बस वो दिशा के साथ बता रही है, ठीक है। न्यूनतम दूरी हो गई, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही तो क्या बोला जाता है? विस्थापन। और विस्थापन भी तो किस में मापोगे? वो भी तो आप किलोमीटर या मीटर में मापोगे, ठीक है। और बटा में समय है, समय तो आपको पता ही, या तो सेकंड में होगा या मिनट में होगा या घंटे में जो है होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप चाल की यूनिट लो या फिर वेग की यूनिट लो, मात्रक जो है हमेशा समान आएगा, ठीक है। या तो आप मात्रक कौन सा यूज करोगे? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है? दूरी आपने मीटर में मापी और समय आपने सेकंड में मापा है, ठीक है। और या फिर आप क्या ले लोगे?
किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? यानी दूरी आपने किलोमीटर में मापी है और टाइम आपने घंटे में मापा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसको जो है आपने कई बार ऐसे भी लिखा देखा होगा, किलोमीटर आर इनवर्स या फिर एम स्मॉल किलोमीटर आर इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। किलोमीटर पर आर 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ये सारे के सारे पर का मतलब प्रति हो गया। ठीक है, सो किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी कि हमें जो है तय की गई दूरी दे दी जाएगी, समय दे दिया जाएगा, हमें औसत चाल निकालनी होगी, विस्थापन दे दिया जाएगा, समय दे दिया जाएगा और औसत वेग निकालना होगा। इसके लिए हम एक जो है नेक्स्ट क्लास जो रहेगी, नेक्स्ट वाली क्लास हमारी, उसमें हम इस तरह के बहुत सारी क्वेश्चंस करेंगे और आपको डेफिनेटली उस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, यकीन मानिएगा। चलिए नेक्स्ट हम एक चीज़ पढ़ते हैं, जो चीज़ हमें अब तक समझ नहीं आ रही थी, है ना। नेक्स्ट जो चीज़ है कि बाइक में, आपको पता है कि बाइक सबने देखी है ना, बाइक, और जो है आप 9th क्लास में हो तो डेफिनेटली जो है आपको चलानी भी आती होगी। तो ऐसे में जब भी आप, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं ना, आप तो डेफिनेटली बहुत स्मार्ट इरा के बच्चे हो, तो आप तो काफ़ी स्मार्ट हो, है ना। तो बाइक में आपने देखा होगा कि जो हैंडल्स होते हैं उसमें जब आप उसको घुमाते हो, जैसे जैसे आप उस हैंडल को यूँ पकड़ करके घुमाते हो, तो वैसे ही बाइक में जो स्पीड है बाइक की या जो वेग है वो बढ़ता है। समझ में आया? यानी कि जो हैंडल होता है उसको आप क्या करते हो? उसको आप एक्सेलरेटर कहते हो, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में उसको त्वरक कहते हैं। वैसे ही गाड़ी में जो होता है आपको पता है, जैसे ही एक्सेलरेटर पर पैर जाता है वैसे ही एक्सेलरेटर जितना दबता है उतना ही गाड़ी स्पीड भागती है। इसका मतलब क्या पता चलता है कि ये जो त्वरक है ये किस में परिवर्तन कर रहा है? त्वरक आपको लगेगा कि त्वरक जो है किस में परिवर्तन कर रहा है? चाल में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, स्पीड बढ़ा रहा है, लेकिन एक्चुअल में त्वरण जो है वो चाल से रिलेटेड नहीं है। त्वरण जो होता है वो किस से रिलेटेड होता है? वो तो वेग से रिलेटेड होता है। समझ में आ गया कि त्वरण जो है वो चाल में परिवर्तन नहीं करता, त्वरण वेग में परिवर्तन करता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि त्वरण जो है, जो त्वरक जो होता है, जो एक्सेलरेटर होता है आपका बाइक का, कार का, किसी भी वाहन का, वो वेग में परिवर्तन करता है, वेग को बढ़ाता या घटाता है। ठीक है, वो चाल में परिवर्तन नहीं करता है। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ, हालांकि चाल में भी परिवर्तन करता है। सिंपल सी बात है। आप कहोगे कि क्यों नहीं करता? जैसे हम उसको घुमाते हैं स्पीड बढ़ती तो है, बिल्कुल बढ़ती है। ठीक है, लेकिन त्वरण जो है वो वेग से मापा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? वो वेग में परिवर्तन करता है, चाल में परिवर्तन अपने आप हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो त्वरण होता है उसका मुख्य मतलब क्या होता है कि वो वेग में परिवर्तन दिखाता है। जो सुई दिखाते हैं ना आपको, 60 पर जा रही है, 80 पर जा रही है, 100 पर जा रही है, वो किस में दिखाता है? वो आपको वेग में परिवर्तन दिखाता है, चाल में परिवर्तन नहीं दिखाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि त्वरण जो है, जो त्वरण होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्वरण क्या होता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ना जी, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि अगर त्वरण का फॉर्मूला आपको बताना हो तो आप क्या कहोगे? वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में कितना परिवर्तन हुआ है और बटा में कितना समय लगा है। यानी वेग में परिवर्तन बटा में जो समय होगा वो क्या होगा? त्वरण हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब मान लीजिए अगर मैं आपको पूछ लूँ कि ये जो त्वरण है, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको कि मान लीजिए कि कोई बाइक है, वो ए पॉइंट पर जब थी वो चल रही थी 30 किलोमीटर पर आवर के वेग से।
यानी यहाँ पर ए पॉइंट पर जो उसका वेग था वो 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर प्रति घंटे था। और जब वो आगे चली गई बी पर चली गई, ठीक है, बी पर चली गई, तब उसका जो वेग है वो कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप ये सोच रहे होगे कि वेग में और चाल में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया था कि चाल हमें क्या बताती है, सिंपल दूरी के अंदर कितना परिवर्तन आया समय के साथ वो बताती है। ठीक है, यानी दूरी कितनी तय की गई। लेकिन वेग हमें बताता है कि विस्थापन कितना तय हुआ, यानी कि मान तो बताई गई किस दिशा में कितनी दूरी पर है ये बताता है विस्थापन, और किस दिशा में कितना विस्थापन कितने समय में किया गया है ये होता है वेग। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग है। ये चीज आपको समझ में आ गई। और त्वरण जो है वो हमें क्या बताएगा, हमें परिवर्तन तो बताएगा कि किस तरह की वो गति कर रहा है, कितनी तेजी से वो गति कर रहा है ये तो बताएगा ही, किस दिशा में वो गति कर रहा है वो भी बताता है हमें त्वरण। इसीलिए त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन होता है, ना कि चाल में परिवर्तन। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, और ये जो चीज़ आपको 11th क्लास में बहुत अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर केवल और केवल आपको ये याद करना पड़ेगा कि त्वरण जो है वो वेग में परिवर्तन की दर है। अगर यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ कि वेग और त्वरण सदिश राशि होती है, चाल अदिश राशि होती है, आपको कहोगे कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ आएगा। ठीक है, 11th क्लास में जाओगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर केवल इतना ध्यान रखना है कि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चाल शब्द यहाँ पर यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले पर आते हैं वापस से, क्योंकि फॉर्मूला हमें बनाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या पूछा, त्वरण, औसत त्वरण बताओ कि ए से बी तक जाने पर त्वरण कितना हुआ। तो आप कह देंगे त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब होता है कि वेग में कितना परिवर्तन आया पूरे समय में। ठीक है, सो आप देख लीजिए त्वरण का फॉर्मूला क्या है। त्वरण को ए से शो करते हैं, ए मीन्स एक्सेलरेशन, ए स्मॉल ए से शो करते हैं। ठीक है, चलिए ए वेग में परिवर्तन कितना आया, तो आप कह देंगे कि पहले कितना था 60 था, बाद में कितना हो गया 30, तो परिवर्तन कितना हुआ, पहले 60 और बाद में 60 और पहले 30 था, तो परिवर्तन कितने का हुआ, तो 60 में से 30 घटा दो, 30 का ही तो परिवर्तन आया ना, 30 और जुड़ गया, यानी कि 30 का ही तो परिवर्तन आया। तो आप कह देंगे कि 60 में से 30 माइनस कर दो, 60 में से 30 माइनस कर दो, परिवर्तन पता चल जाएगा। कैसे पता चला, आपने क्या किया, अंतिम वेग में से माइनस कर दिया क्या, प्रारंभिक वेग। समझ में आ गया कि अंतिम वेग 60 में से हमने प्रारंभिक वेग 30 माइनस कर दिया, तो पता चल गया कि चेंज कितना हुआ है, परिवर्तन कितना हुआ है। 60 में से 30 गए, 30 बच गए। ठीक है, चलिए और बटा में मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि समय लगा यहाँ पर 2 घंटे का। क्या समय लगा, 2 घंटे का, 2 घंटे लगे ए से बी तक जाने के लिए। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए कितने घंटे लगे, 2 घंटे लगे। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, तो मैंने बटा में 2 भी लगा दिया। अब अगर ए का मान पूछो कितना, 60 में से 30 गए, 30 बटे 2 काट दिया, कितना आ गया 15। ये तो चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन ये किस में थी, ये थी किलोमीटर घंटा इनवर्स में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में। अब ये तो थी ऊपर वाला, अगर देखा जाए इसके साथ किलोमीटर प्रति घंटा लगाते हैं, और बटा में 1 घंटा और है। ठीक है, यानी कि एक तो एच ऊपर ही आ रहा है, एच इनवर्स, और एक एच नीचे और आ गया, यानी एक एच से और भाग देना पड़ेगा। तो अब की बार इसका मात्रक क्या होने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर इसको इस तरह से देखूं, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे अगर लिख दिया, तो किलोमीटर बटे घंटा तो ऊपर ही है, एक एच नीचे और आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा, जब इसको इससे काटा तो कितना आ गया, 15 आ गया। लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो पलट के ऊपर जाएगा, यानी किलोमीटर बटा में एच स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, किलोमीटर प्रति वर्ग घंटे। समझ में आ गया, यानी कि किलोमीटर प्रति वर्ग घंटे, क्योंकि घंटे का क्या हो गया, वर्ग हो गया, तो प्रति के बाद घंटे का वर्ग लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया दोबारा से समझ लीजिए। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में लगा समय। ठीक है, वेग किस में मापते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, या फिर किलोमीटर बटे घंटा आप लिख सकते हो, किलोमीटर बटे घंटा।
जब इनका परिवर्तन देखा तो परिवर्तन कितना आया, 60 में से 30 घटा दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन 30 किलोमीटर प्रति घंटा का आ गया। और नीचे समय क्या है, 2 घंटे। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा को डिवाइड किया घंटा से तो क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटे का वर्ग। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब इसका मतलब क्या है कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है किलोमीटर बटा में वर्ग घंटे, किलोमीटर प्रति वर्ग घंटे। ये चीज आपको समझ में आ गया, किलोमीटर प्रति वर्ग घंटे इसका मात्रक होता है त्वरण का। वेग क्या होता है, सिंपल किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति वर्ग घंटे, क्योंकि 1 घंटा और इसमें से भाग जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, ये तो चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर एक और चीज़ समझ में आती है कि एक फॉर्मूला हमने पता नहीं कैसे बना दिया, तो वो फॉर्मूला भी लिखते हैं। क्या फॉर्मूला बन गया कि अगर आज के बाद कभी भी पूछ लिया जाए कि त्वरण क्या होता है, त्वरण अगर पूछ लिया जाए कि त्वरण क्या होता है, तो यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या है और क्या नहीं है, सीधा लगा दो। कौन सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला, अंतिम वेग में से घटाओ प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग में से क्या माइनस कर दो, प्रारंभिक वेग। आपने ही तो किया ना, वही चीज हम वापस से लिख रहे हैं। अंतिम वेग में से घटा दिया प्रारंभिक वेग और भाग दे दो किससे, समय से। ये लीजिए, ये हो गया आपका त्वरण का फॉर्मूला तैयार, जिसको इतनी देर से जो है हम वेट कर रहे थे, जिसका समझ में आ गया। ठीक है, यानी कि सिंपल सी चीज है, त्वरण का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। आप कहेंगे ये फॉर्मूलाज, ये मात्रक किस लिए कराए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत काम देने वाले हैं आपको 10वीं क्लास में। जैसे ही आप जाओगे, जैसे ही फिजिक्स आपकी स्टार्ट होगी, वैसे ही ये चीज़ आपके काम आएगी। गति के समीकरण इत्यादि जैसे ही पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले वेग आएगा, चाल आएगा, त्वरण आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, और यही फिजिक्स है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, अगर वो आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, सो इन चीज़ों को एक बार फिर से आप जो है इस आज के लेक्चर को रिमाइंड करिएगा, यानी एक बार फिर से जो वीडियो लेक्चर उसको दोबारा से देखेगा। दोबारा से देखोगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया ये चीज़? ठीक है, चलिए, तो जो बेसिकली मैंने फॉर्मूलाज लिखाए हैं उन फॉर्मूलाज पर आपको ध्यान देना है। बेसिकली कौन कौन से फॉर्मूलाज, औसत वेग, औसत चाल और औसत त्वरण का फॉर्मूला। इसी को ही हम त्वरण कहते हैं और इसी को ही हम औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि औसत का मतलब होता है कि एक यात्रा पूरी कर ली, उस पूरी यात्रा का बता दीजिए, तो प्रारंभिक और अंतिम पूरी यात्रा हो गई ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? ठीक है, सो यात्रा का अगर कुछ हिस्सा देख ले तो भी हम उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु कह देंगे। जैसे उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन उसने कहा कि मुझे त्वरण चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो प्रारंभिक इसको मान लो, अंतिम इसको मान लो। ठीक है, तो यही फॉर्मूला सबके लिए हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए कि कई कई बुक्स में अंतिम वेग को v से दिखाया जाता है, प्रारंभिक वेग को u से दिखाया जाता है और समय को t से दिखाया जाता है। तो कई बार आपको फॉर्मूला दिख सकता है a बराबर v माइनस u बटे टी, तो वो भी यही फॉर्मूला है, वो भी सेम यही फॉर्मूला है। ठीक है, अंतिम वेग को आप क्या लिख सकते हो, v, प्रारंभिक वेग को u और समय को t। ठीक है, सो क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज यहीं पर हमारी जो क्लास है उसको स्टॉप करते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स है, जो सवाल है, जो क्वेश्चंस है, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई वो ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें मैथमेटिक्स वाली हैं। ठीक है, इसमें जब तक आप निकालोगे नहीं, किसी की चाल नहीं निकालोगे, त्वरण नहीं निकालोगे, बाइक कितनी स्पीड से जा रही है आप नहीं निकालोगे, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।